यस, पिछली क्लास में हमने टेंशन इन स्ट्रिंग का कंसेप्ट डिस्कस किया था। अब उस पर कुछ प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ये दो डिफरेंट स्ट्रिंग्स है, दो पार्टिकल ऐसे बन रहे हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जो स्ट्रिंग है, मास गिवन नहीं है तो 0 मान के चलेंगे स्ट्रिंग का मास। तो एक स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन सेम होता है। यहाँ मैंने कंसीडर करा स्ट्रिंग के इस पार्ट पर टेंशन T1 होगा। अब यहाँ दोनों ब्लॉक के बीच में जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन डिफरेंट होगा। ऐसा नहीं कि सर इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में टेंशन सेम होना चाहिए, स्ट्रिंग मासलेस है, लेकिन दोनों पार्ट के बीच में ये ब्लॉक है ना जिसका मास है, तो इसके इधर और इधर टेंशन अलग अलग हो जाएगा। अब हमें इस क्वेश्चन में कि टेंशन निकालना है, क्या होगा दोनों पार्ट में जो स्ट्रिंग में टेंशन होगा वो किसके इक्वल होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले ये ऑब्जर्व करो कि m1 ब्लॉक का एक्सप्रेशन किधर होगा। देखो m1 ब्लॉक यहाँ से स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, यहाँ से स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, तो ये m1 ब्लॉक स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट होगी तो नीचे ऊपर नहीं जा सकता ना, और ऊपर जाएगा तो स्ट्रिंग सिलेक्ट हो जाएगी, स्ट्रिंग को सिलेक्ट होना नहीं है, इस कंडीशन में स्ट्रिंग सिलेक्ट हो नहीं सकती। इसका मतलब यह m1 m2 दोनों ब्लॉक का एक्सप्रेशन क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, m1 m2 दोनों ब्लॉक का एक्सप्रेशन 0 के बराबर है। अब देखिए अगर 0 के बराबर दोनों का एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स 0 है। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, तो फ्री बॉडी डायग्राम में ये m2 ब्लॉक है और ये m1 और छत, तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं हम। देखिए ये छत, यहाँ m1 और यहाँ पर m2 ब्लॉक। अब इन पर ग्रेविटेशन फोर्स तो नीचे लगेगा m1g m2g, छत पर भी ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, लेकिन छत का मास वगैरह में नहीं दे रखा तो उस ग्रेविटेशन फोर्स को हम नहीं बना रहे। अब देखिए यहाँ पर ये जो T2 टेंशन है m1 m2 के बीच वाली रस्सी पर है ना, तो इस रस्सी पर टेंशन जो है पुलिंग फोर्स होता है, तो टेंशन इन दोनों के बीच ऐसा लगेगा कि दोनों पास आने की कोशिश करें। तो इस वाले ब्लॉक पर T2 इधर आ जाएगा और इस पर T2 इस तरफ आ गया। क्लियर हुआ डायग्राम। अब T1 की बात करें, छत और इसके बीच में है, तो वापस इनके बीच T1 जो है पुलिंग फोर्स होगा, तो इनको छत को इस ब्लॉक के पास लाएगा, तो छत पर तो टेंशन नीचे की तरफ और इस ब्लॉक पर टेंशन ऊपर की तरफ। ये हमने सबके फ्री बॉडी डायग्राम बना लिए। अब इनका एक्सेलरेशन हमें 0 दे रखा है, तो एक्सेलरेशन 0 का मतलब ये इक्विलिब्रियम में है, तो ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे ना, रिजल्टेंट 0 होने के लिए। तो अब हम क्या लिख सकते हैं इक्वेशन, न्यूटन्स लॉ की T2 बराबर m2g। एक आंसर तो ये आ ही गया। अब दूसरी इक्वेशन हम इस m1 ब्लॉक पे निकाल सकते हैं, तो m1 ब्लॉक पर क्या होगा, इसका भी एक्सेलरेशन 0 है, तो ऊपर और नीचे की फोर्स का सम बराबर होगा। नीचे ये दो लग रहे हैं, इन दोनों का सम ऊपर वाले फोर्स के इक्वल होगा। तो क्या इक्वेशन आ गई, T1 इज इक्वल टू T2 प्लस m1 इनटू g। अब यहां से T2 की वैल्यू इसमें रख देंगे, तो टेंशन T1 कैलकुलेट होगा m1 प्लस m2 इनटू g के बराबर। ये अपना आंसर सेकंड पार्ट का करने को रहा। अब देखिए इसको हम ऐसे समझें कि यहां वाली रस्सी में जो टेंशन होता है ना, इस वाली रस्सी में टेंशन निकालना है तो इसके नीचे नीचे वाले पोर्शन के वेट के बराबर होता है टेंशन। अब इसके नीचे इस वाले पार्ट का तो कोई मास है ही नहीं, केवल m2 का मास है, तो m2 का वेट कितना हो गया, m2 into g, तो ये T2 टेंशन हो गया। अगर यहाँ टेंशन निकालना है तो इस पॉइंट के नीचे नीचे वाला टोटल मास कंसीडर करेंगे, टोटल वेट उसके बराबर होगा इस पॉइंट पर टेंशन, तो इसके नीचे जो टोटल वेट है m1 और m2 का मिलाकर है वो इसके बराबर है, तो ये टेंशन कैलकुलेट हो जाएगा इस तरह से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब देखो ये जो स्ट्रिंग है इस क्वेश्चन में, इसका मास हमें दे रखा है 5 केजी। अभी तक जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था उसमें स्ट्रिंग का मास नहीं था, 0 लिया था। अब स्ट्रिंग का मास अगर गिवन है तो इस स्ट्रिंग के हर पॉइंट पर टेंशन सेम नहीं होगा। इस ए पॉइंट पर जो टॉप मोस्ट पॉइंट है यहाँ टेंशन अलग होगा। ये जो इस स्ट्रिंग का मिड पॉइंट है इस पर टेंशन डिफरेंट होगा, और बी पॉइंट जो लोवेस्ट पॉइंट है स्ट्रिंग का उस पर टेंशन अलग होगा। तो तीनों जगह टेंशन हमें निकालना है। अगर स्ट्रिंग का मास होता है तो इसके हर पॉइंट पर टेंशन बराबर नहीं होता। यह हमने कंसेप्ट पढ़ा था। अब उस कंसेप्ट की एप्लीकेशन ये बताओ पहले बिना कैलकुलेशन के, रस्सी की किस पॉइंट पर टेंशन मैक्सिमम होगा? ए पॉइंट पर होगा टेंशन मैक्सिमम, और मिनिमम होगा बी पॉइंट पर। अब मुझे टेंशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? वापस से ये स्ट्रिंग फिक्स लेंथ की होती है तो इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन कहीं भी नहीं होगा, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। अब मुझे अगर इस पॉइंट पर ए पॉइंट पर टेंशन निकालना है ना, तो इस ए पॉइंट के नीचे नीचे जो टोटल वेट होगा ना वही ए पॉइंट पर टेंशन के बराबर होगा। तो ए पॉइंट पर टेंशन क्या आ जाएगा? इस ए पॉइंट के नीचे स्ट्रिंग प्लस इस ब्लॉक का टोटल मास कितना है? 5 + 10, ये तो टोटल मास इनटू जी। तो ये हमारे पास आ गया 15, जी की वैल्यू 10 के बराबर है। तो ये ए पॉइंट पर टेंशन आ गया। इसी तरह से अगर मुझे मिडल पॉइंट पर टेंशन निकालना है तो मिडल पॉइंट के नीचे नीचे वाली स्ट्रिंग और इस ब्लॉक का मास ले लूंगा। अब मिडल पॉइंट के नीचे वाली स्ट्रिंग, आधी स्ट्रिंग का मास, पूरी स्ट्रिंग का मास 5 है तो हाफ स्ट्रिंग का मास 5/2 होगा। तो मिडल पॉइंट पर टेंशन क्या आएगा? 5 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 10, और इनटू जी की वैल्यू भी 10 होती है, तो ये आंसर। सिमिलरली लोवेस्ट पॉइंट पर टेंशन निकालना है तो इसके नीचे तो स्ट्रिंग है ही नहीं, केवल एक ब्लॉक है तो केवल ब्लॉक का मास आएगा। तो लोवेस्ट पॉइंट बी पर टेंशन क्या हो जाएगा? 10 इनटू जी, मतलब 100 न्यूटन के बराबर। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर। अब देखो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। ये स्ट्रिंग जो है इसका टोटल मास ms दे रखा है। अब स्ट्रिंग का मास दे रखा है तो स्ट्रिंग के हर पॉइंट पर टेंशन सेम नहीं होगा। स्ट्रिंग की लेंथ भी दे रखी है। अब स्ट्रिंग का एक एंड तो छत से बांध रखा है, दूसरा एंड हमने फ्री छोड़ रखा है, यहाँ कोई नीचे ब्लॉक नहीं बांधा हुआ है। तो क्या इस रस्सी में टेंशन होगा या नहीं? टेंशन होगा ना। अब यहाँ ये लोवेस्ट पॉइंट स्ट्रिंग का ये अपर मोस्ट पॉइंट है तो कहाँ टेंशन मैक्सिमम होगा? अपर मोस्ट पॉइंट पर। अब हमें यहाँ स्ट्रिंग में अगर ए से बी की तरफ जाएंगे ना तो टेंशन इंक्रीजिंग होगा। ए पर टेंशन मिनिमम, बी पर टेंशन मैक्सिमम। तो मुझे ही बताना है ए से एस डिस्टेंस पर स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, इस पी पॉइंट पर स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना होगा, ये हमें निकालना है। अब इस स्ट्रिंग का मास है तो इसके हर पॉइंट पर टेंशन सेम नहीं होगा, अलग अलग पॉइंट पर टेंशन अलग अलग होगा। अब देखिए उसको निकालने के लिए अगर ए पॉइंट पर टेंशन निकालूं तो ए पॉइंट के नीचे स्ट्रिंग का मास कितना है ही नहीं ना स्ट्रिंग, तो मास 0 है तो ए पॉइंट पर टेंशन भी 0 होगा। अब अगर रस्सी में बी पॉइंट पर टेंशन निकालो तो बी पॉइंट के नीचे तो रस्सी का सारा मास है टोटल, तो बी पॉइंट पर टेंशन इसके नीचे वेट के बराबर होगा, और बी पॉइंट के नीचे जो स्ट्रिंग का मास है ms इनटू जी। तो बी पॉइंट पर ये टेंशन मैक्सिमम है और इसके बराबर है। ए पॉइंट पर मिनिमम टेंशन है। तो स्ट्रिंग में अगर हम ए से बी की तरफ जाएंगे तो टेंशन इंक्रीजिंग होगा, इस लोवेस्ट पॉइंट पर टेंशन मिनिमम, हाईएस्ट पॉइंट पर मैक्सिमम। तो अब हमें बीच में एक पॉइंट कंसीडर करा, यहाँ टेंशन निकालना है। तो देखो यहाँ P पॉइंट पर टेंशन किसके बराबर होगा? इस P पॉइंट के नीचे नीचे रस्सी का जो वेट होगा उसके बराबर होगा ना। और नीचे वाली रस्सी का वेट कैसे निकालेंगे? नीचे वाली रस्सी का मास इनटू जी।
भाई पी पॉइंट पर टेंशन निकालना है तो इसकी नीचे नीचे वाले वेट के कारण होगा, और ए पी से लेकर ए तक का स्ट्रिंग का मास लिख लिया इनटू जी। अब देखो पी से ए तक की स्ट्रिंग का मास किसके बराबर होगा, हम एक टर्म डिफाइन करते हैं लैम्डा, मास ऑफ स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय लेंथ। लैम्डा का मतलब क्या है, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। इसका मतलब क्या होगा लैम्डा, इसको बोलेंगे मास पर यूनिट लेंथ। इस लैम्डा को क्या कहेंगे, मास पर यूनिट लेंथ। और इसका दूसरा नाम है लीनियर मास डेंसिटी। इसको हम दूसरा टर्म देंगे लीनियर मास डेंसिटी। ये लैम्डा है, कभी कभी इस लैम्डा की जगह इसको म्यू के सिंबल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये भी एक फॉर्मूला है, लीनियर मास डेंसिटी इक्वल टू दिस वन। इसको लैम्डा या म्यू के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए इसमें लैम्डा जो है मास पर यूनिट लेंथ है, यूनिट लेंथ का मास ये है। अब मुझे ए से पी तक की स्ट्रिंग का मास निकालना है, और ये है लीनियर मास, मास पर यूनिट लेंथ का मास ये है। तो ए से पी तक वाली स्ट्रिंग का मास क्या होगा, ये लैम्डा क्या है, यूनिट लेंथ का मास है। तो यूनिट लेंथ का मास म्यू इनटू जितनी लेंथ का, अब ए से पी तक का मास निकालना है तो ए से पी तक की लेंथ कितनी है, एक्स। ये यूनिट लेंथ का मास है, तो एक्स लेंथ का क्या होगा, म्यू इनटू एक्स। अब यहां से म्यू की वैल्यू इसमें रखता हूं, तो ये मास आ गया एपी पार्ट का। तो पी पॉइंट पर टेंशन कितना आ जाएगा, तो ये अपना आंसर इस क्वेश्चन का। और इसको आंसर को इस तरह से भी लिख सकते हैं, म्यू जी एक्स। म्यू का मतलब लीनियर मास डेंसिटी। कई बार क्वेश्चन में स्ट्रिंग का टोटल मास नहीं देकर वो लीनियर मास डेंसिटी देता है म्यू, तो म्यू की टर्म में आंसर हमारा ये हो जाएगा। करने से करो अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम यह है कि तीन ब्लॉक ऐसे आपस में स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं और इधर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है हम। अब ये जो स्ट्रिंग की लेंथ होती है ना, ये कांस्टेंट होती है, और स्ट्रिंग का मास गिवन नहीं है, तो इसमें हर जगह टेंशन सेम होगा, जीरो मास लेके चलेंगे। तो यहाँ वाली रस्सी में टेंशन मान लिया T1, इसमें मान लिया टेंशन T2। अब यहाँ अगर हम इसको इधर फोर्स लगाएंगे और स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट होती है, तो स्ट्रिंग की लेंथ अगर कांस्टेंट होगी तो ये तीनों ब्लॉक इधर साथ साथ चलेंगे ना। साथ साथ चलने का मतलब तीनों ब्लॉक का इधर की तरफ जो एक्सेलरेशन होगा वो सेम होगा। तो एक पार्ट में तो हमें वो सेम एक्सेलरेशन निकालना है। अब ये बताओ, ये जो टेंशन T1 है ये इंटरनल फोर्स है या एक्सटर्नल फोर्स। तो T1 इंटरनल होगा या एक्सटर्नल, ये इस चीज पर डिपेंड करेगा कि हम न्यूटन्स लॉ लगाने के लिए किसको सिस्टम मान रहे हैं। अगर हम इस अकेले एक ब्लॉक को सिस्टम लें तो T1 एक्सटर्नल फोर्स है, लेकिन अगर मैं तीनों ब्लॉक को एक सिस्टम ले लूं तो T1 एंड T2 इंटरनल फोर्सेस होंगे। तो बेसिकली कोई भी फोर्स इंटरनल है या एक्सटर्नल है, ये इस चीज पर डिपेंड करेगा कि हमने सिस्टम कौन सा लिया है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो सबसे पहले जैसे नॉर्मल रिएक्शन में हमने एक्सेलरेशन निकाला था ना, तीनों को एक सिस्टम मान लो और न्यूटन्स लॉ लगा दो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो लिखेंगे अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑन सिस्टम ऑफ A, B and C in horizontal direction। देखो तीनों को मैं सिस्टम मानूंगा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लगाऊंगा, तो तीनों को सिस्टम मानेंगे तो तीनों का टोटल मास क्या हो गया 2 + 3 + 5 तो 10 kg हो गया ना, तो 10 kg का हमने एक सिंगल ब्लॉक मान लिया। अब इस पर जो भी फोर्सेस मुझे शो करने हैं डायग्राम में, फ्री बॉडी डायग्राम में, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाले करेंगे। जैसे इस पर mg नीचे लगेगा तो उसको यहाँ डायग्राम में शो नहीं करेंगे, तो एक्सटर्नल फोर्स इस पर एक इधर लग रहा है कितना 20 न्यूटन, और कोई फोर्स है जो इस पर लग रहा है, ये T1 T2 इंटरनल हो गया है, तो बाहर से कोई हॉरिजॉन्टल में फोर्स नहीं आ रहा, नॉर्मल लगेगा लेकिन वो वर्टिकली लगेगा, अपवर्ड लगेगा। अब अकेला फोर्स है तो इसका इधर एक्सेलरेशन होगा, और ये सिंगल फोर्स है तो एक्सेलरेशन क्या होगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो एक्सेलरेशन हमारे पास कितना आ गया फोर्स डिवाइडेड बाय मास से, फोर्स की वैल्यू 20, यह तो आंसर हो गया 2। तो इस तरह से तो हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब बाकी पार्ट T1 T2 की वैल्यू निकालनी है, तो T1 की वैल्यू को निकालने के लिए हम देखो दो तरीके हैं हमारे पास, तीन तरीके हैं बल्कि, या तो अकेले A पर न्यूटन्स लॉ लगा दो, या B + C पे लगा दो, या केवल B पे लगा दो, तो भी T1 आ जाएगा। लेकिन इसमें सबसे आसान तरीका कौन सा है, अगर A पर न्यूटन्स लॉ लगाएं तो देखो किस तरह से, तो हम अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑन A इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब जो ये A ब्लॉक है इसका मास 2 kg है ना, इस पर एक T1 इधर ही तो लग रहा है बस हॉरिजॉन्टल में, और इसका एक्सेलरेशन इधर है 2 के बराबर। हॉरिजॉन्टल में इस अकेले ब्लॉक को अगर हम सिस्टम मानेंगे तो ये टेंशन T1 एक्सटर्नल फोर्स होगा, ये न्यूटन्स लॉ में आएगा। अब A ब्लॉक पर इस स्प्रिंग के अलावा कोई फोर्स नहीं लगा रहा, बाकी तो mg और नॉर्मल तो वर्टिकल में लग रहा है, हम हॉरिजॉन्टल में न्यूटन्स लॉ लगा रहे हैं, तो अब ये टेंशन किसके बराबर होगा मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। मास 2 है, एक्सेलरेशन भी 2 है, तो T1 कितना हो गया 2 × 2 4 न्यूटन के इक्वल। ये एक पार्ट का और आंसर आ गया हमारे पास आसानी से। अब देखो इस T1 फोर्स को निकालने का एक दूसरा मेथड था, T1 को ही निकालने का, कि हम B + C पर न्यूटन्स लॉ लगाते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो अगर B + C को सिस्टम मानो तो टोटल मास कितना हो गया 8 kg, और इसका एक्सेलरेशन इधर 2 है इसे। अब इस पर बाहर से कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, B और C को सिस्टम माना तो T2 तो इंटरनल होगा लेकिन T1 एक्सटर्नल होगा ना, और T1 इधर लगेगा जो हमें निकालना है, और एक एक्सटर्नल फोर्स जो C पर लग रहा है, हमने B और C को सिस्टम माना है तो ये भी एक्सटर्नल फोर्स है, ये इधर 20 लग रहा है। अब देखो अगर मैं A को सिस्टम मानता तो केवल इस पर एक फोर्स लग रहा था, अगर B और C को सिस्टम मानूं तो दो फोर्स लग रहे हैं, और एक फोर्स को सॉल्व करना आसान होता है दो के कंपैरिजन। तो सही तरीका आसान मेथड तो यही है, लेकिन दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा। अब इसमें न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन लगाऊंगा, F = ma होती है, ठीक है, m की जगह तो 8, a की जगह 2 लिख दिया। अब F की वैल्यू, F का मतलब होता है रिजल्टेंट फोर्स, ऐसे नहीं कि F की जगह से 20 रख दो, F यहाँ 20 भी है और T1 भी है, तो 20 बड़ा है ना क्योंकि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन वाले डायरेक्शन वाले फोर्स को प्लस लिखना है, इसको प्लस लिखूंगा इसको माइनस, उससे ये F आएगा रिजल्टेंट फोर्स, तो रिजल्टेंट क्या आएगा F - T1। अब इसको सॉल्व करके T1 की वैल्यू निकालेंगे तो 4 न्यूटन ही आ रही है ना, तो इस तरह से हम कोई से भी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आंसर हर मेथड में सेम आएगा। लेकिन आसान तरीका ये है, अगर मुझे T1 निकालना है तो ये बेस्ट मेथड है। अब T2 को निकालें,
अब ये बताओ किसको सिस्टम मानूं कि T2 निकालने के लिए मुझे सबसे ज्यादा आसानी रहे। देखो T2 को अगर निकालना है तो आसानी का काम करने के लिए A और B को सिस्टम मान लो। A और B को सिस्टम मानूंगा तो इनका मास हो गया 5 kg, एक्सेलरेशन तो हमें इधर पता है 2। अब बताओ A और B को सिस्टम माना तो बाहर से कौन सा फोर्स लग रहा है। A और B को सिस्टम मानूंगा तो इस स्ट्रिंग का टेंशन तो इंटरनल होगा। अब इस पर बाहर से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये वाली रस्सी तो लगाएंगे, ये वाला फोर्स तो C पर लग रहा है, इस पर नहीं लग रहा। A और B को सिस्टम मानेंगे तो ये स्ट्रिंग वाला टेंशन ही एक अकेला फोर्स है, और अकेला फोर्स होता है तो उसको सॉल्व करना आसान होता है। अब ये T2 किसके बराबर होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास 5 पे एक्सेलरेशन 2 है, आंसर हो गया 10 न्यूटन। तो इस तरह से हम आसानी से आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस तरह का अरेंजमेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इसमें एक्सेलरेशन और स्ट्रिंग में टेंशन हमें कैलकुलेट करना है किसके बराबर होगा। एक्सेलरेशन और टेंशन कैलकुलेट करना है। अब देखो इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अब ये 2 kg का ब्लॉक है और 3 kg के बीच में एक स्ट्रिंग बंधी हुई है। अब इस पूरे सिस्टम को 70 न्यूटन का फोर्स लगाकर ले जा रहे हैं हम। तो ये दोनों ब्लॉक स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट होती है, तो दोनों साथ साथ चलेंगे। अब मान लेते हैं इनका साथ साथ चल, ये ऊपर भी चल सकते हैं नीचे भी चल सकते हैं, डिपेंड करेगा, लेकिन हमने एज्यूम कर लिया है कि ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इनका एक्सेलरेशन हमने मान लिया, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन बराबर होगा, स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, तो वो एक्सेलरेशन कॉमन एक्सेलरेशन A के इक्वल हमने कंसीडर करा। अब देखो अगर ये एक्सेलरेशन हमने अपवर्ड माना है, सॉल्व करने पे माइनस आया तो हम ये कहेंगे जो हमने अपवर्ड माना था उसकी जगह आंसर क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। अब इस एक्सेलरेशन को निकालने के लिए सबसे पहले इस एक्सेलरेशन को निकालने के लिए हम क्या करें, न्यूटन्स लॉ किस पे लगाएं, दोनों के सिस्टम पर। तो अब इस एक्सेलरेशन को निकालने के लिए सबसे पहले मैं एक्सेलरेशन निकाल रहा हूं, तो अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑन A प्लस बी। मैं A प्लस बी को सिस्टम मान लेता हूं, और A प्लस बी को सिस्टम मानूंगा तो ये रस्सी का जो टेंशन है वो इंटरनल फोर्स होगा। अब A और B को सिस्टम मान दिया तो इनका टोटल मास क्या हो गया, 2 + 3 5 kg। अब इस पर न्यूटन लॉ लगाऊंगा तो 5 kg पर नीचे की तरफ mg लगेगा ना, ग्रेविटेशन फोर्स, और ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, मास इनटू जी, तो ये तो 50 न्यूटन आया। और ऊपर से हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे थे 70 न्यूटन। फ्री डायग्राम समझ में आया, ये टेंशन इंटरनल है, इन दोनों को सिस्टम माना तो mg नीचे लग रहा है, 70 न्यूटन ऊपर, ये फ्री। अब देखो 70 न्यूटन ज्यादा है mg कम है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा ना, तो ऊपर की तरफ हमने एक्सेलरेशन का नाम दे दिया a। अब a निकालना है तो न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन क्या बनेगी, F बराबर m होता है ना, तो अभी मैंने बताया था F का मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट होगा, और एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाले फोर्स को प्लस लिखूंगा, तो ये प्लस ये माइनस, तो अब नेट फोर्स क्या होगा, 70 माइनस 50 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इससे एक्सेलरेशन कितना आ गया, 4। ये अपना फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास इसके इक्वल आ गई। अब सेकंड पार्ट, अब देखो सेकंड पार्ट में मुझे इस रस्सी में टेंशन निकालना है। अब इस रस्सी में टेंशन निकालने के लिए या तो न्यूटन्स लॉ बी पे लगाओ
या ए पर लगाओ, मेहनत किस में कम होगी, बी पर। अगर बी पर न्यूटन को लगाऊंगा तो कितने फोर्स लगेंगे, 2, और ए पर लगाऊंगा तो 3, और 2 को सॉल्व करना 3 के कंपेरिजन आसान होता है। तो अब मैं न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑन बी ब्लॉक टू कैलकुलेट टी टेंशन। अब बी ब्लॉक पे न्यूटन्स लॉ लगाऊंगा तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाए, बी ब्लॉक का 3 kg का मास है तो 3g नीचे और एक रस्सी का टेंशन टी ऊपर, और एक्सेलरेशन तो हमें नॉन है ही 4 के बराबर आ गया था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन पहले की तरह, ये एक्सेलरेशन डायरेक्शन वाला फोर्स प्लस ये माइनस, तो नेट फोर्स क्या हो गया, P माइनस ये तो 30 न्यूटन लिख दो ना, P माइनस 30 इज इक्वल टू m इंटू a, और m तो 3 है और a 4 है तो 3 इंटू 4, और यहां से टेंशन हमारे पास कितना आ गया, 42 न्यूटन। तो ये इसका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब देखो ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने मोटे डायग्राम से बना दिया है, मोटी रस्सी है और इस रस्सी का मास क्वेश्चन में दे रखा है, स्ट्रिंग मासलेस नहीं है, तो इस स्ट्रिंग के हर पॉइंट पर टेंशन सेम नहीं होगा, हर पॉइंट पर टेंशन सेम नहीं होगा, और इस स्ट्रिंग के इस वाले एंड पर मैं 20 न्यूटन का फोर्स लगाकर इस स्ट्रिंग को पुल कर रहा हूं। स्ट्रिंग की लेंथ 3 मीटर दे रखी है। अब मुझे स्ट्रिंग में जो ये वाला एंड है ना, यहां से 1 मीटर दूरी पर जो पॉइंट है P, इस P पॉइंट पर स्ट्रिंग में टेंशन बताना है। हर पॉइंट पर स्ट्रिंग में टेंशन अलग अलग होगा, हर पॉइंट पर स्ट्रिंग में टेंशन अलग अलग होगा। जैसे स्ट्रिंग का इस पॉइंट का नाम देता हूं A, इस पॉइंट का नाम देता हूं B। अब देखो यहां पर इस स्ट्रिंग में टेंशन मैक्सिमम कहां होगा, अगर इसके सॉल्यूशन की बात करो, देखो स्ट्रिंग का ये जो फ्री एंड है ना, इस पर हम फोर्स कितना लगा रहे हैं, 20 न्यूटन, और जितना हम इस फ्री एंड पर फोर्स लगाएंगे ना, वही स्ट्रिंग के इस पॉइंट पर टेंशन के बराबर होगा। तो बी पॉइंट पर टेंशन क्या होगा, F के बराबर, और F कितना है 20 न्यूटन। तो बी पॉइंट पर तो टेंशन ये होगा। अब इस ए पॉइंट पर टेंशन निकालूंगा तो ए पॉइंट पर जो है इसके इधर तो कोई मास है ही नहीं ना, तो इस ए पॉइंट को कुछ इधर खींचने के लिए ताकत लगानी नहीं पड़ रही, तो इस पॉइंट ए पर तो टेंशन 0 हो जाएगा। ए पॉइंट पर टेंशन क्या होगा, 0, मतलब जिस पॉइंट पर हम स्ट्रिंग पर पुल कर रहे हैं ना, वहां टेंशन मैक्सिमम होगा, और वहां से दूर जाने पर टेंशन घटता घटता आखिरी वाले पॉइंट पर टेंशन 0 हो जाएगा। ये इसका मतलब है। अब हमारा क्वेश्चन ये है, यहां से एक सर्टेन डिस्टेंस पर टेंशन कितना होगा, 1 मीटर के डिस्टेंस पर। तो इस पॉइंट पर टेंशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब पहले देखो, अगर हम ऐसा फोर्स लगाएंगे तो ये रस्सी किधर चलेगी, रस्सी की लेंथ कांस्टेंट होती है तो रस्सी पूरी इधर चलेगी ना, तो मान लें इसका इधर एक्सेलरेशन a होगा, रस्सी का इधर एक्सेलरेशन a होगा। अब a एक्सेलरेशन सबसे पहले निकाले हैं, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। हम इस रस्सी को एक ब्लॉक मान लेते हैं 10 मास का। अब रस्सी पर फोर्स लग रहा था 20 और मास था इसका 10, तो इस रस्सी का एक्सेलरेशन कितना आया, 2 के बराबर।
इस स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन 2 के बराबर आ गया ना। अब इसके बाद मुझे पी पॉइंट पर टेंशन निकालना है, तो दो तरीके हैं। पी पॉइंट पर टेंशन निकालने के लिए हम इमेजिनरी रूप से इस पी पॉइंट के यहाँ रस्सी को दो पार्ट्स में कट कर लेते हैं। अब हमारे पास ये एक पार्ट हो गया ए से पी तक का, या तो न्यूटन्स लॉ इस पार्ट पर लगा दो या दूसरे पार्ट पर न्यूटन्स लॉ लगा दो, लेकिन टेंशन को निकालने के लिए आसान तरीका है इस एपी पार्ट पर न्यूटन्स लॉ लगाकर। देखो, अगर इस पी पॉइंट के यहाँ रस्सी को मैं इमेजिनरी रूप से अगर काटूंगा तो रस्सी के दो टुकड़े हो जाएंगे ऐसे, कैसे, ये एपी पार्ट और यह है रस्सी का पीबी पार्ट। अब यहां तो एक फोर्स लग रहा था 20 न्यूटन का लग रहा था ना। अब यहां दोनों पॉइंट ये बंधे हुए हैं, एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, तो यहां टेंशन इस पर तो इधर लगेगा और इस पर टेंशन इधर आएगा, और ए पॉइंट पर तो टेंशन है ही नहीं, तो इसका मतलब एपी पार्ट पे न्यूटन्स लॉ लगाऊंगा तो एक ही एक्सेलरेशन है, सॉरी एक ही टेंशन है, जबकि इस वाले पार्ट पे न्यूटन्स लॉ लगाऊंगा तो दो फोर्स हैं, एक टेंशन और एक एफ, तो दो को सॉल्व करना डिफिकल्ट है। हालांकि इस वाले पार्ट का एक्सेलरेशन भी इधर 2 होगा, इस वाले पार्ट का एक्सेलरेशन भी इधर 2 के बराबर होगा, दोनों पार्ट का एक्सेलरेशन सेम है। अब न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन हम लगाएं, इस वाले डायग्राम से सॉल्व करूंगा तो ये अकेला फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा, तो ये अकेला फोर्स टीपी किसके बराबर हो जाएगा, मास मान लेता हूं ए से पी तक का एपी और इसका एक्सेलरेशन कितना है 2। ये न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन बनी। अगर यहां इक्वेशन बनाऊंगा तो ये वाला एफ ए के डायरेक्शन में प्लस, ये टेंशन ए के अपोजिट है माइनस, तो अब न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन क्या बनेगी, 20 माइनस टीपी इज इक्वल टू मास ऑफ पीबी इनटू 2। अब दोनों इक्वेशन में वैल्यू रखकर आंसर निकालोगे तो टेंशन की वैल्यू सेम आनी चाहिए। अब देखो इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, जो ए से बी तक का इसमें वो निकालेंगे म्यू, म्यू जिसको हमने लैम्डा कहा था, मास ऑफ स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, बताया था ना थोड़ी देर पहले फॉर्मूला। और इस क्वेश्चन में स्ट्रिंग का मास कितना दे रखा है, मास ऑफ स्ट्रिंग हमें 10 केजी दे रखा है और लेंथ है 3 मीटर है, तो ये म्यू ही आ गया। अब मुझे अगर एपी पार्ट का मास निकालना है तो म्यू इनटू एपी पार्ट की लेंथ, और एपी पार्ट की लेंथ कितनी थी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 1 मीटर थी ना, तो यहां 1 लिख दूंगा, तो अब इससे इस पार्ट का मास कितना आ गया 10/3। अब अगर इस पार्ट का मास 10/3 यहां रखूंगा तो टेंशन कितना आ जाएगा 10/3 इंटू 2, तो 20/3 न्यूटन, ये अपना आंसर आ गया। क्लियर। इसी तरह से अगर इस वाले पार्ट की बात करूं तो इसकी लेंथ है 2 मीटर है, रस्सी की टोटल लेंथ 3 मीटर थी, 1 मीटर यह है तो बची हुई 2 मीटर के बराबर होगी। अब इसका अगर मुझे मास निकालना है, क्योंकि यहां रखने के लिए इस दूसरे पार्ट का मास निकालना होगा, पीबी पार्ट का, वो क्या होगा म्यू इंटू 2, और म्यू की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, म्यू की वैल्यू निकाली थी 10/3, तो ये हो गया 20/3 इसका मास। अब 20/3 मास होने का मतलब देखो, अब ये 20/3 इस इक्वेशन में रख देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूं, इसमें वैल्यू रख रहा हूं, तो 20 माइनस टीपी इज इक्वल टू, इसका मास है 20/3 और एक्सेलरेशन है 2 के बराबर, तो अब इससे पी पॉइंट का टेंशन आ जाएगा 20 माइनस 40/3, तो 3 एलसीएम 60, तो 20/3। तो किसी भी तरह से आंसर निकाले टेंशन सेम आएगा। कर लें इसको ना,
देखो ये हमारा अरेंजमेंट है, इस तरह से पुली से हमने दो ब्लॉक बांध रखे हैं M1 M2, ठीक है, और इस स्ट्रिंग में यहाँ पर है, ये पूरा अरेंजमेंट है। ये अरेंजमेंट ऐसा है जैसे मान लो एक पेन है ना, इसको पुली मान लेता हूँ, इसको दीवार पर फिक्स कर दिया, अब एक रस्सी ली, उसको इस पर लपेट दिया, एक एंड पर इधर एक M1 ब्लॉक जोड़ दिया, दूसरे एंड पर दूसरा ब्लॉक जोड़ दिया। अब अगर हम ऐसे जोड़ेंगे, पुली हमने फिक्स कर रखी, ऊपर नीचे नहीं हो सकती, पुली का मास क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक जो एक स्ट्रिंग है ना, ये मासलेस है। अगर मासलेस स्ट्रिंग है तो इसके हर पॉइंट पर टेंशन सेम होगा, तो इधर वाले पोर्शन में टेंशन और इधर वाले पोर्शन में टेंशन सेम है। मुझे एक पार्ट में तो ये टेंशन निकालना है, अब दूसरे पार्ट में एक्सप्रेशन मुझे ये दे रखा है M1 इज ग्रेटर देन M2। अब देखो इनमें से अगर M1 M2 से बड़ा है तो जो बड़ा है वो नीचे की तरफ जाएगा A एक्सप्रेशन से, और अब देखो ये ब्लॉक अगर A एक्सप्रेशन से नीचे जा रहा है तो स्ट्रिंग की टोटल लेंथ कांस्टेंट होती है ना, इधर वाली लेंथ और इधर वाली लेंथ का सम कांस्टेंट होगा। अब ये ब्लॉक नीचे गया तो इधर की लेंथ बढ़ेगी और इधर की लेंथ उतनी बढ़ेगी जितनी इधर की लेंथ कम होगी, तो इधर की लेंथ कम होने का मतलब ये ऊपर जाएगा और सेम एक्सलेशन से जाएगा। दोनों ब्लॉक स्ट्रिंग से बन रहे हैं तो दोनों का एक्सलेशन मैग्नीट्यूड में सेम होगा, डायरेक्शन में अपोजिट होगा। मुझे ये एक्सलेशन निकालना है इस क्वेश्चन में। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इस M1 ब्लॉक पर या M1 ब्लॉक ये है ना, इस पर न्यूटन्स लॉ लगाएं। तो M1 ब्लॉक पर मैं न्यूटन्स लॉ लगा रहा हूं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, M1 जी नीचे, और टेंशन तो पुलिंग फोर्स होता है ना, तो रस्सी अगर ऊपर बंध रही है तो इस ब्लॉक को ऊपर ऐसे पुल करेगी और इसका एक्सलेशन हमने नीचे कंसीडर किया है। ये फ्री बॉडी डायग्राम M1 का। इसी तरह से M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो टेंशन तो इस पर भी ऊपर लग रहा है, mg इस पर भी नीचे, लेकिन इसका एक्सप्रेशन किधर है, ऊपर की तरफ। अब दोनों पे न्यूटन्स लॉ लगाएं। इस पर न्यूटन्स लॉ में कौन से फोर्स को प्लस लूंगा, जो a के डायरेक्शन में, तो ये प्लस ये माइनस। तो अब न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन क्या बनी, m1g t बराबर m1 a, एक इक्वेशन ये। इस पर न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन क्या बनेगी, t माइनस m2g इक्वल टू m2 इनटू a के बराबर। ये दो इक्वेशन बन गई। अब देखो इन दोनों इक्वेशन में दो वेरिएबल है, एक t और एक a, दोनों सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि जितने वेरिएबल होते हैं सॉल्व करने के लिए कम से कम हमें उतनी इक्वेशन चाहिए होती है। चलो तो इक्वेशन हम लिखे हम, क्लियर। देखो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए न्यूटन्स लॉ के चैप्टर में याद रखना कि इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने का आसान तरीका होता है दोनों को जोड़ दो। जोड़ने से क्या होगा, ये जो माइनस टी है यहाँ प्लस टी आपस में कट जाएगा, तो टी हट गया तो एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो अब ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसे ही होगा, दोनों इक्वेशन जो बन रही है उसको जोड़ देना और टी से टी कट जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में जब इन दोनों इस टर्म को इसके साथ जोड़ूंगा तो टी से टी कट गया और बचा क्या, m1g माइनस m2g, और राइट हैंड साइड में यह प्लस यह। अब इससे सॉल्व करने पर एक्सप्रेशन कितना आ गया, तो ये एक्सप्रेशन का हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है, इसको याद रखें। जिस भी फॉर्मूले को याद रखना होता है ना उसके आगे मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, ऐसे ब्रैकेट में रखकर, ठीक है। अब इसके बाद इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में रखकर टेंशन निकालना, और टेंशन की वैल्यू जब सॉल्व करोगे एलसीएम वगैरह लोगे तो ये आ जाएगी। ये दोनों हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए। अब अभी इस क्वेश्चन का एक और पार्ट हमारा बचा। एक और पार्ट क्या बचा, पुली ऊपर छत से भी बन रही थी ना, और पुली को छत से बांधने के लिए तो कोई रस्सी यूज की होगी या कोई रॉड यूज की होगी, तो उस रस्सी या रॉड में कितना फोर्स होगा वो F है। तो
F का मतलब क्या है? फोर्स exerted by roof on pulley। जो पुली है उस पर रूफ ने कितना फोर्स एक्सर्ट किया वो F के बराबर है। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो पुली है ना उस पर न्यूटन लॉ लगाएंगे। तो मैं पुली का फिगर डायग्राम बना रहा हूं। देखो पुली से एक रस्सी ऐसे लिपट रही है ना, तो रस्सी में जो टेंशन है वो पुली लगाएगी, तो पुली पर रस्सी टेंशन फोर्स लगाएगी, और रस्सी ऐसे लिपटी हुई है तो रस्सी पुली को किधर खींचेगी, इधर से नीचे की तरफ टी टेंशन से खींचेगी और इधर से भी टी टेंशन से खींचेगी। तो पुली का फिगर डायग्राम बनाऊंगा तो ये दोनों टेंशन नीचे की तरफ लूंगा। अब इसके अलावा हमें क्वेश्चन में पुली का मास भी गिवन है, तो पुली पर ग्रेविटेशन फोर्स भी लगेगा ना नीचे, MPG। इसके अलावा जो छत पुली पर फोर्स लगा रही है तो छत इस पुली को खींचेगी तो ऊपर की तरफ खींचेगी, ये इसका फिर। और हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ था ये पुली फिक्स है, ऊपर नीचे नहीं हो रही, इसका मतलब इस पुली का एक्सेलरेशन 0 है। पुली इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब पुली पर रिजल्टेंट फोर्स 0 के बराबर है। पुली पर रिजल्टेंट फोर्स क्या है, 0 के इक्वल है। पुली का एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब कोई एक फोर्स 0 होना जरूरी नहीं होता, रिजल्टेंट फोर्स 0 होना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अब देखो नेट फोर्स 0 है तो ऊपर और नीचे की फोर्स बराबर कर दें। अब ये तीनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो तीनों का सम F के बराबर होगा। तो F की वैल्यू क्या आ गई, 2T प्लस मास इंटू जी। तो ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर। अब देखो जनरली हमारा आंसर आया ना, इन जनरल मास ऑफ पुली गिवन नहीं होता है तो हम 0 लेंगे, या ये लिख देता है नेग्लिजिबल मास है, लाइट मास की पुली है, तो इन सब का मतलब है मास ऑफ पुली इज अप्रोचेस टू 0। बहुत कम है तो उसको नेगलेक्ट कर देंगे, और पुली का मास अगर 0 मान लेंगे तो F टेंशन किसके बराबर हो जाएगा, 2T के बराबर। तो यह F बराबर 2T होता है। ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन हुआ। अब इसकी एप्लीकेशन देखो। क्वेश्चन में पुली का मास नहीं दे तो 0 मान के चलना। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। 4 kg का मान ज्यादा है तो इसका एक्सेलरेशन नीचे होगा, इसका एक्सेलरेशन ऊपर होगा। और इस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या निकाला था हमने, फॉर्मूला आया था ना। अब हम सीधे फॉर्मूले से आंसर निकालेंगे, इक्वेशन नहीं बनाएंगे। अब इस फॉर्मूले में ये याद रखें कि n1 वो ब्लॉक है जिसका मान ज्यादा है, तो ये 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 इंटू जी। तो क्या आंसर आ गया, G/7। एक्सेलरेशन तो ये आ गया। अब यहां स्ट्रिंग में इधर और इधर टेंशन सेम होगा ना, और टेंशन का फॉर्मूला क्या था, ट्वाइस m1 m2। तो अब इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे, 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 7 इंटू जी। तो क्या आंसर आ गया, 24 इंटू जी। ये टेंशन हो गया। जी की वैल्यू जो दे रखी है वो लिख देना 10 या 9.8, तो उससे आंसर न्यूटन में। अब यहाँ फोर्स निकालना है तो फोर्स का फॉर्मूला 2T है ना। अगर पुली का मास गिवन नहीं हो तो बस इसका डबल अपना वो फोर्स आ गया, तो फोर्स क्या आ जाएगा, 48 G/7। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।